क्या यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या हम 20-25% के आसपास गिर सकते हैं? क्या मुझे अपना पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए? क्या मुझे दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए? आखिरकार मार्केट में होने क्या वाला है? इससे रिलेटेड मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हाल ही में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हो चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आगे होने वाला है, जो कि इलेक्शन का इवेंट है। इलेक्शन का इवेंट वैसे ही बहुत सारे इमोशंस अपने साथ लेके आता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन उन इमोशंस में जो अभी सबसे ज्यादा हावी हो रहा है वो है डर का इमोशन। तो बहुत सारे लोगों के अंदर यहाँ पे डर आ रहा है कि कहीं मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश तो नहीं होने वाला है। बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस डर को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे और एक कंप्लीट होलिस्टिक एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या मार्केट बहुत बड़ा फॉल करेगा, फॉल कहां तक आ सकता है, क्या चीजें हैं जो फॉल को ट्रिगर कर सकती हैं, क्या चीजें हैं जो सिचुएशन और बिगाड़ सकती हैं, और क्या सच में फॉल आएगा या नहीं आएगा। तो एज अ ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से हम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का एफटीएस पर एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आपको मार्केट के किसी भी समस्या का हल चाहिए होता है तो वो चार्ट आपको बता के देता है। चार्ट इज लाइक अ मिरर, सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे चार्ट बताता है। तो चार्ट की एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिचुएशन कहां खराब हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दो फंडामेंटल फैक्टर बताता हूं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। उसके बाद कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इतना डायरेक्टली क्लियर नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, ये मेरे पास FIDII के डेटा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग के डेटा है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल डेटा को गौर से देखोगे, ये मैं कैश मार्केट का डेटा आपको बता रहा हूं, मतलब स्टॉक्स में किस हिसाब से सेलिंग या बाइंग हुई है। तो यहां पर 24,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेश की कंपनियां हैं, वो यहां पर कर चुकी हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहां पर पिछले महीने 35,000 करोड़ की सेलिंग आई थी। तो अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट आधा महीना बचा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 30, 40, 50 लगभग 60 करोड़ के आसपास, 60,000 करोड़ के आसपास जो इक्विटीज हैं वो इंडिया से बाहर जा चुकी हैं। FIIs यहां से पैसा निकाल रहे हैं। अगर आप इधर देखोगे तो इसके अगेंस्ट में DIIs मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने बाइंग भी करी है। तो क्या यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो मार्केट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसलिए वो बाइंग कर रहे हैं? तो दोनों पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडर्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत ही एक्साइटमेंट अनाउंसमेंट है। जो हमारा गिव अवे है वो वापस आ चुका है। यहां पर हम 1 लाख का कैपिटल गिव अवे कर रहे हैं, जो 10 लोगों को गिव अवे किया जाएगा आगे आने वाले कंसेक्यूटिव वीक्स में। हर एक वीक में एक विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप एक्सएनएस में फ्री फॉरेक्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपको कुछ फंड डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी। उसके बाद आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको यहां पर गिव अवे में एलिजिबल कर दिया जाएगा। यहां पर खाली गिव अवे नहीं है, उसके साथ आप बहुत बेनिफिट्स पाओगे। अगर आप गिव अवे नहीं भी जीतते हो तो दिस इज अ वेरी गुड डील। यहां पर आपको फ्री फॉरेक्स का VIP ग्रुप मिलता है, प्लस आपको कोर्सेस मिलते हैं जिसमें डेटा डिकोडिंग, डेटा एनालिसिस, कैसे आप डेटा रीड कर सकते हो, FIDI जो भी वो मार्केट के डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरत है, उसका एक पेड कोर्स मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, आप मार्केट में सर्च कर लीजिएगा। प्लस आपको स्विंग ट्रेडिंग का भी एक कोर्स मिलेगा और 7 डेज की बेसिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का वेबिनार भी आपको फ्री में मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आप उठा सकते हो, इस गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको बस अकाउंट ओपन करना है वहां पर, फिर उसके बाद हमारी टीम को आप मैसेज कर दीजिएगा, दे विल गाइड यू। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। FIIs की जो सेलिंग आ रही है वो इसलिए हो सकता है, जिसका पहला रीजन है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट करेक्ट हो सकता है, जिसका डर हम सभी को है कि इंडियन मार्केट अगर करेक्ट होंगे, नीचे आएंगे, तो इसीलिए वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि उनको कहीं पे एक ऐसी ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो इंडिया से ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, जो इंडिया से ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, वो भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है कि ये जो सेलिंग है ना वो टेम्पररी है और मार्केट से पैसा निकल के कहीं और ही जा रहा है। मतलब इक्विटी से पैसा निकल के किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा, कहीं पे फंडिंग वगैरह के लिए जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल हर जगह चल रहा है। अमेरिका में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या पता पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस फंड का यूज किया जा रहा हो। तो एक बार इन तीनों पर्सपेक्टिव को समझते हैं, फिर मैं आपको जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके इस बाइंग के नंबर के पीछे की वजह बताऊंगा। क्या यहाँ पे इंडिया का मतलब इंडिया उन्हें खराब लग रहा है, क्या इंडिया में करेक्शन आने वाला है? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जितने भी अमेरिका के ब्रोकरेज फर्म से जो एनालिस्ट कंपनीज हैं उन सभी का यहाँ पर इंडिया को लेके जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। किसी ने भी अपने हाल फिलहाल के रिपोर्ट्स में ये नहीं कहा कि इंडिया में चीज़ें दिक्कत हो रही है, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ये बात कहीं पर भी नहीं कही गई थी। सेकंड में आते हैं, क्या एफआईआईज को कोई ऑल्टरनेट मिल रहा है यहाँ पे? तो इसको हम मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स हैं अभी ना जो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट। चाइना इज वन ऑफ दोज मार्केट्स। चाइना में पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बीते पिछले कुछ सालों से चाइना से माल उठ के इंडिया में आ रहा था। द अमाउंट जो मनी हम एफडीआई के थ्रू रिसीव कर रहे थे ना, वो चाइना में से इन्वेस्टमेंट उठ के इंडिया में आ रही थी, क्योंकि चाइना मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे देखने मिला था बिकॉज मल्टीपल रीजंस। वहाँ पे उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही थी, उनके बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए थे, उनका एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स कर गया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कोलैप्स कर गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, लेकिन अभी चाइना एक रीबाउंड स्टेज पे है। तो चाइना थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया से पैसा निकल के चाइना की तरफ जा रहा है, ये हम एक रीजन मान सकते हैं सेलिंग के पीछे। दिस कैन बी अ रीजन। तो यहाँ पर ये वाला जो वजह है ना, वो इंडिया को खराब नहीं कर देता। वो ये नहीं बोलता कि आप खराब हो, वो ये बोलता है कि हमें कहीं और पैसा बनाने का मौका ज़्यादा मिल रहा है। और बाकी जो भाई ये बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इमोशंस के बेसिस पे काम नहीं करते कि इंडिया से हमारा कोई लगाव है। लगाव उनको पैसे से है, जहाँ पे पैसा रहेगा वहाँ पे वो लगाएंगे। हमें भी उन्हीं के जैसा बनना चाहिए, इमोशन से दूर रहें तो वही अच्छा है। तीसरा चीज़ है यहाँ पे, क्या ये किसी फंडिंग वंडिंग के लिए है? तो देखो इसमें 2 रिपोर्ट आई थी, मैं अब आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने मॉरिशस के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी मॉरिशस के साथ, जिसमें अगर आप मॉरिशस में आपकी कंपनी लिस्टेड है और वहाँ से आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं होंगे, आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि हम पास्ट में जाके भी आपके टैक्सेस लगा दें। मतलब अब तक 10 साल, मान लो 10 साल से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगा, तो उस आगे से तो टैक्स लगेगा ही, लेकिन हम पास्ट में भी जाके इन 10 सालों का टैक्स आपसे मांग सकते हैं। तो जब से ऐसी कुछ बात हुई, जो मॉरिशस के इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक क्रिएट हो गया, और मॉरिशस को एक हेवन माना जाता था इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि टैक्सेस नहीं लगते थे। तो इसीलिए ना बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी मॉरिशस में जाके रजिस्टर हो गए और वहां से वो इंडियन मार्केट्स में ऑपरेट करते थे, तो उनका भी पैसा बाहर निकल रहा है। तो ये वजह हो सकती है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल फंडिंग वाली बात है, कि क्या पता इंडिया की कंपनी वहां रजिस्टर्ड हो और इंडिया के इलेक्शन को फंड करने के लिए पैसा निकाला जा रहा हो। तो इन सारे सिचुएशन को देख के आप एक बात कह सकते हो कि एफआईआईज इतना जल्दी अपना सेलिंग रोकने वाले नहीं हैं। एफआईआईज आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर सेलिंग स्प्रीड। वो इलेक्शंस तक तो एटलीस्ट चलेगा, जब तक जून रिजल्ट नहीं आ जाता ना, सेलिंग थोड़ी कम हो जाए, बट ये सेलिंग चलने वाली है। अभी मैं पूरा मान के चल रहा हूँ कि मई महीना सेलिंग चलेगी, और अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहते हैं तो जून के बाद बाइंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अगर इलेक्शंस के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहते हैं तो हो सकता है ये सेलिंग आगे भी कंटिन्यू रहे, बट तब तक ये सेलिंग कंटिन्यू रहने वाली है। ये था हमारा पहला पर्सपेक्टिव एफआईआईज का। अगर आप डीआईआईज के पर्सपेक्टिव को समझना चाहोगे कि वो यहाँ पे खरीद क्यों रहे हैं, तो इसका एक बस सिंपल रीजन है कि भैया उनके पास पैसा है। इंडिया में 20,000 करोड़ का मार्क यहाँ पे क्रॉस कर गया है एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये जो एसआईपी का पैसा आता है ये उनको मार्केट में डालना पड़ता है। वो अपने पास एक कुछ लिमिट नंबर है जिसको वो रिजर्व में रख सकते हैं, बाकी पैसा उन्हें बैक टू मार्केट इन्वेस्ट करना पड़ता है। गैप है एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में, वो भी काफी नैरो हो गया है। तो हो सकता है 1-2 साल में ना डीआईआईज, मतलब जो हमारे देश की कंपनियां हैं, उनकी होल्डिंग एफआईआईज को क्रॉस कर दे। तो उनके बाइंग के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जनरली मार्केट जब भी खराब हुआ है डीआईआईज ने मार्केट को सपोर्ट किया है। कोविड वाले सिचुएशन में भी डीआईआईज ने बहुत मार्केट को सपोर्ट किया था। अगर आप उस टाइम ट्रेड करते थे तो आपको मालूम होगा। तो ये सपोर्ट कंटिन्यू रहने वाला है, और इसी सपोर्ट के कारण ना मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। और अगर मार्केट में आपको क्रैश चाहिए तो या फिर एफआईआईज के नंबर 3 गुना हो जाए, या फिर डीआईआईज के नंबर घट के 0 या नेगेटिव में जाने लगे, तभी एक बड़ा और सस्टेनेबल फॉल आएगा। नहीं तो फॉल करेक्ट कर दिया जाएगा, फॉल को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो दूसरे चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को लेके बहुत चर्चे हैं मार्केट में कि भाई इंडिया विक्स कुछ तो प्रेडिक्ट कर रहा है। जो इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर एग्जिट पोल नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उस इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर इंडिया विक्स प्रेडिक्ट कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। अब इसमें आप लोग क्या राय रखते हो वो मुझे बताइए, बट उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये हिस्टोरिकल अपसाइड मूव आया है। मतलब आपको मैं 1 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर, ये मेरे पास 1 मंथ कुछ ज्यादा हो गया, 1 वीक का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 वीक का चार्ट है। अगर आप इस 1 वीक के चार्ट को देखोगे
तो यहाँ कहीं के आसपास ये कोविड का टाइम था, पीछे इधर जो इतना प्राइस आपको दिख रहा है, उसके बाद से इतना बड़ा मोमेंटम आपको अक्सर देखने को नहीं मिला है। अगर हम देखते हैं ना, ये 2023 का मई जून का महीना था, ऑलमोस्ट साइलेंट था मार्केट। यहाँ पे भी मई जून का महीना था, यहाँ पर भी मार्केट साइलेंट था। जो स्पाइक्स जनरली आती थी वो कब आती थी? अप्रैल के टाइम आती थी, अप्रैल नहीं, मार्च से भी पहले। क्यों? क्योंकि वो बजट की स्पाइक हुआ करती थी, तो ये बजट वाली स्पाइक थी। इस साल बजट में इंडिया विक्स ज्यादा स्पाइक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंटरिम बजट था, और इसीलिए अभी हमको स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो क्या ये स्पाइक मार्केट के फॉल को बताता है? क्या ये स्पाइक मार्केट के फॉल को बताता है? तो एक बार इंडिया विक्स के हिस्टोरिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पाइक हमें क्या बताता है। तो यहां पर मैंने आपके सामने 2019 का चार्ट खोल रखा है। ये मेरे पास यहाँ पर 2019 का वीकली चार्ट है। अगर आप 2019 के वीकली चार्ट को देखोगे इंडिया विक्स के, तो यही मई जून वाला टाइम है जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे, और यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इंडिया विक में हमें जबरदस्त स्पाइक अपसाइड देखने मिला था। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कंप्लीट स्पाइक डेड हो जाती है और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। तो अगर हम प्रीवियस इलेक्शन को भी एनालाइज करते हैं ना, तो मार्केट में ये जो इवेंट है वो 5 साल में एक बार आता है, और वो ये खुद में बहुत बड़ा इवेंट है। इलेक्शन का इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है, और मोस्टली इवेंट से पहले यहाँ पर वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो ये सीजनल वोलेटिलिटी राइज है, सीजनल विक्स राइज है, एक्सपेक्टेड विक्स का यहाँ पे राइज है। ये विक्स का राइज पीक करता है इलेक्शन के रिजल्ट्स वाले दिन, और उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के दिन या 1-2 दिन पहले से ये पीक करना स्टार्ट कर जाता है। उसके बाद से फिर हमें फॉल देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी है। वो गलत फहमी यहाँ पे क्या है कि अगर इंडिया विक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो मार्केट शुड फॉल। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन 2 वे रिलेशन नहीं है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा। लोग ऐसा समझते हैं, बट ये गलत है। इंडिया विक्स तब बढ़ता है ना जब मार्केट गिरता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है तो इंडिया विक्स में हमें राइज देखने को मिलता है, क्योंकि फॉल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम अमाउंट ऑफ पैनिक, एंड पैनिक क्रिएट्स वोलेटिलिटी इन मार्केट। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट इफ इंडिया विक्स इज इंक्रीजिंग, अगर इंडिया विक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो दैट डज नॉट मीन कि मार्केट शुड फॉल। इंडिया विक्स कैन इंक्रीज ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, जिसमें इवेंट या वोलेटिलिटी इज वन ऑफ द की रीजंस। तो इंडिया विक्स अभी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ अ वोलेटिलिटी, दैट डज नॉट मीन कि मार्केट बहुत तगड़ा फॉल करने वाला है। अब मैंने आपको जो ये 2 कंडीशन बताई, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट की अभी सिचुएशन क्रैश जैसी कुछ नहीं बन रही है। देयर इज नॉट समथिंग लाइक क्रैश, कि मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। यहां से आपको चीजें देख के थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही होंगी, क्योंकि मैंने उस हिसाब से आपको बताया है। मैं आपको यहाँ पर डराने के लिए नहीं आया हूं कि मार्केट में फॉल आ रहा है। देखो, मार्केट्स है, मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, मार्केट गिर सकता है। अब मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, क्या करेगा, उसके बेसिस पे हमें क्या प्लान बनाना है ना, तो वो प्लान हमें चार्ट बताएगा। फंडामेंटल रीजंस अभी आपको कोई बहुत ही ज्यादा डेडली सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। दे आर ऑलमोस्ट, चीजें ठीक हैं, बैलेंस हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चार्ट पे चलते हैं, मामला गड़बड़ वहां हो रहा है। चार्ट अगर आप रीड करवा दे तो आपको समझ में आएगा कि मामला क्या गड़बड़ हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू चार्ट, समझते हैं कि चार्ट हमें हमारा क्या बता रहा है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 के चार्ट में आ गया हूँ। देखिए, अभी अगर हम देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का चार्ट केवल एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है ना, तो मैं आपको एक सेक्टरल एनालिसिस भी बना के दूंगा, जिसमें हम हर सेक्टर के चार्ट्स को समझेंगे और ये समझेंगे कि कौन से चार्ट्स में आप कौन से सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हो, कहां से निकाल लेना चाहिए, कहां से वेट करना चाहिए। बट उसके लिए आपका इस वीडियो में रिएक्शन जो रहेगा उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक अपसाइड चैनल में मूव कर रहे हैं और ये मेरे पास डेली चार्ट है। अगर मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखाऊं ना, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। मतलब वी आर इन अ वेरी गुड बुल रन, एक बहुत ही तगड़े अप ट्रेंड में अभी हम आपको नजर आ रहे होंगे। और वो अप ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीक आउट हो चुका है, वो अप ट्रेंड कहीं ना कहीं स्लो हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करते हो तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर ट्रेंड में स्ट्रेंथ थी ना, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे खत्म हो गई है। तो मार्केट इज स्टिल इन अप ट्रेंड। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हो तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, बट उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो चुकी है। और जनरली मार्केट जब भी ऐसे एंगल्स में मूव करता है ना, तो ये एंगल सस्टेनेबल नहीं होता। इस एंगल्स में या तो मार्केट को ब्रेक करके ऊपर निकलना पड़ता है, या तो मार्केट को एक करेक्शन देना पड़ता है। अब वो करेक्शन एक रनिंग करेक्शन भी हो सकता है,
लगता है जैसे इतना छोटा करेक्शन आ जाए, या फिर वो करेक्शन एक बड़ा करेक्शन भी हो सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं हमें क्या लगता है यहाँ पे चार्ट को देख के। देखिए अगर आप डेली चार्ट में वापस चलते हो तो मार्केट यहाँ पे चैनल में चल रहा है। अब ये चैनल का जो पैटर्न है ना ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। जनरली ऐसे चैनल्स इतने देर भी सस्टेन नहीं करते हैं, तो ये एक एक्सटेंडेड चैनल पैटर्न है जिसमें ऑलरेडी आप देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट सपोर्ट ले चुका है। अब क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगा, दैट इज बिग क्वेश्चन मार्क। क्या मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है? यस, मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। क्या मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से ये पैटर्न एक ही में टिका हुआ है, जो कि मार्केट के लिए ठीक नहीं है। मार्केट में जनरली पैटर्न्स के साइकिल चेंज होते रहने चाहिए, लेकिन क्या ये ब्रेक करेगा? नोबडी नोज, कोई जानता नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए ये वीडियो तो मैं आज डाल रहा हूँ, लेकिन मैं डेली सुबह लाइव आता हूँ, तो वहां पे हमने डिस्कस करा था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए मार्केट में पैसे डालने के लिए और आप अपना और भी पैसे डाल सकते हो, मतलब मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए तो आपको 10 से 15,000 रुपए इस डिप में यहाँ पर डाल देना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? मान लो इस पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं होता, मान लो सारी चीजें गलत हो जाती हैं और फिर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो भी एक्सपेक्टेड आ जाता है, तो अगर मार्केट यहाँ से काफी ऊपर की तरफ निकल गया तो आपका पछतावा ना हो, इसीलिए आपको एक SIP यहाँ पे कर देनी चाहिए। और अगर मार्केट में भी मान लो फॉल होना स्टार्ट करे तो मल्टीपल SIPs के लिए आपके पास और भी पैसे पड़े रहेंगे, ताकि आप डिप्स को बाई कर सको यहाँ पर। तो पूरा पैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको 1/10 या 1/5 पैसा आप लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आपका रिस्क यहाँ पे कितना। तो ये पहला स्टेज था जहां पे आप डिप को बाई कर सकते हो। अब मान लो मार्केट को यही पैटर्न कंटिन्यू करना है ना, तो विद इन 2-3 डेज मार्केट विल ब्रेक आउट, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। 2-3 दिन में हमें ऊपर मिलेगा नए ऑल टाइम हाई के करीब। बट अगर 2-3 दिन तक ऊपर नहीं जाता तो वी कैन सी अ ब्रेकडाउन, और वो ब्रेकडाउन हमें कहां तक लेके आएगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे जो लेवल्स बता रहा हूं वो लेवल्स यहाँ पर मार्केट के लेवल्स हो सकते हैं। जहां तक मार्केट आए, जरूरी नहीं है वहां तक गिरे। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा सिचुएशंस हमें लेवल्स को थोड़ा जो फोरकास्ट है वो अच्छे से करने देंगे। अभी थोड़ा जैसे मान लो अभी मैं कह देता हूँ 20,000 तक आ सकता है, तो ऐसा नहीं कि सीधे 20,000 ही आने वाला है 2-4 दिन में, नहीं। मार्केट प्राइस एक्शन के साथ नीचे आएगा, तो वो प्राइस एक्शन 20,000 के लेवल का कंफर्मेशन देती रहेंगी कि आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जैसे सिचुएशन प्ले आउट होगी और क्लियर हो जाएंगी चीजें, बट स्टिल जो मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए है। तो देखिए यहाँ पे नीचे के लेवल्स निकालने के लिए जो हमने सबसे पहले चीज का इस्तेमाल किया वो गैप्स का। तो मार्केट में सबसे जो सिग्निफिकेंट गैप है वो यहाँ पर 20,000 के आसपास है। तो 20,000 से लेके 20,000 जो 400 वाला एरिया है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट गैप का एरिया है, जहां पे मार्केट में गैप पेंडिंग है। अब इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो मेरा जो फाइनल टारगेट है इस करेक्शन में वो 20,000 के आसपास का है कि इफ मार्केट फॉल्स, मार्केट में और यहाँ पे हमें 2-2,500 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिल सकती है, उससे ज्यादा हमें गिरावट देखने नहीं मिलेगी। उसके बाद मार्केट्स को खुद को रोकना पड़ेगा या वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिले। तो ये फाइनल टारगेट है, बट मार्केट्स यहाँ पे वन फ्लो में नहीं आने वाले। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक ऐसे रेंज सी भी बनी है, तो यहाँ पे अगर आप फिब एक्सटेंशन का यूज करते हो तो उसका हमें टारगेट मिल रहा है 21,000 के आसपास। तो जो हमारा अगला टारगेट रहेगा ना वो 21,000 रहेगा। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के बाद 1 या 2 वीक के अंदर मार्केट 21,000 आ सकता है। 21,000 पे मार्केट रुकेगा और 21,000 के आसपास मैं अपनी दूसरी SIP डालने वाला हूं। जो मेरा सेकंड डिप होगा वो 21,000 के आसपास होगा। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा होल्ड कर सकता है। अगर आप देखोगे तो जनरली इस पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था, तो जो इस पैटर्न का बेस है ना वो बेस भी 21,000 के आसपास ही है। तो मार्केट के कोई भी राइजिंग चैनल टूटते हैं तो अपने बेस के आसपास आने की कोशिश करता है, वो हमारा टारगेट हो सकता है। तो 21,000 तक भी हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो बड़ा फॉल अगर आता है तो बड़ा फॉल 20,000 तक आ सकता है, इस कहीं लेवल्स तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर उससे भी बड़ा फॉल आता है तो मार्केट 19,000 लेवल्स को टच करेगा, और 19,000 के लेवल्स जो है वो ट्रेंड लाइन के बहुत तगड़े सपोर्ट है यहाँ पे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बाउंस। तो यहाँ पे 3 सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या मैं अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दूं? तो इसका उत्तर है यस एंड नो। अब मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरा उत्तर तो क्लियर है नो, लेकिन मैं दोनों ऑप्शंस क्यों रख। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हो, आप बहुत बढ़िया चार्ट को रीड करते हो, आपको मतलब मार्केट की फुल नॉलेज है कि आप मार्केट को बॉटम पे पकड़ पाओगे, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेच दीजिए। कंपाउंडिंग में
कंपाउंडिंग में यहाँ पर जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है यहाँ पे ब्रेक्स। आप जब कंपाउंडिंग को रोक देते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालता है जब आप एक लंबे टाइम फ्रेम को देखते हो। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप मार्केट को टाइम करना भूल जाइए, मार्केट में बने रहिए। अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप एवरेज डाउन कर सकते हो चीज़ों को। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप छोड़ दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बने रहो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर मान लो आप उतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, आपको यहाँ पे आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स वगैरह भी बुक करते रहते हो, तो क्या आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। तो यहाँ पर दो चीज हम कर सकते हैं। एक तो आप पूरे पोर्टफोलियो बेसिस पे काम कर सकते हो यहाँ पे, दूसरा आप यहाँ पर स्टॉक्स बेसिस पर भी काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टॉक की उतनी समझ नहीं है तो इफ मार्केट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 21,000 या फिर मार्केट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 21,500, आप अपना 30 से लेके 50% के बीच में कुछ भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो आपको चाहिए। अगर आप स्टॉक बेसिस पे काम करते हो तो निफ्टी के चार्ट्स को मत देखिए, आप उन स्टॉक्स को जाके देखिए इंडिविजुअली जो कमजोर हो रहे हैं या फिर जिनका पैटर्न कुछ ज्यादा खराब हो रहा है, उनमें आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। जो स्टॉक्स आपको अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं उनमें आप प्रॉफिट्स ना बुक करें तो इट विल बी गुड, क्योंकि जो स्ट्रांग स्टॉक्स है ना, जब मार्केट गिरेगा तो वही आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने वाले हैं। आप जाके सेक्टर्स को भी देख सकते हो। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सेक्टर्स की अलग से एनालिसिस कर दूंगा। तो ये दो तरीका है हमारे पास। जो लेवल है वो लेवल ऑलमोस्ट आप मान के चलो 21,500 से लेके 21,000 वाली जोन है। यहाँ कहीं पे आप प्रॉफिट बुकिंग की आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये उन्हीं को करना है जिनको पैसे की सख्त जरूरत है। और आप ये सोच के रखो कि ये जो पैसा आपने बुक किया ना, वो आप एकदम बॉटम पे तो लगा नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो स्लिपेज आएगा आपका, वो स्लिपेज आ ही जाएगा 4-5% का, मतलब बॉटम लगेगा, फिर आप समझोगे तो ऊपर नीचे चीजें होंगी। तो ये जो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उनको इमीडिएटली फिर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मत कूदिएगा, आप इंतजार कर लीजिएगा या फिर आप इन प्रॉफिट्स को अपने बैंक में सिक्योर रखिएगा। और मे भी जब आगे सिचुएशन इलेक्शन के बाद क्लियर हो तो आप पैसा वापस से डालिए। तो ये हमारा दूसरा यहाँ पर टेक है जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कि मुझे नया इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए। तो पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मैं भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करके रखा हूं अभी फिलहाल। तो मैं भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहा हूं। और मेरा सिंपल फंडा है, मुझे मार्केट में पैसे डालने हैं और मैंने अपने SIP को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 5 पार्ट में जो मैंने डिवाइड करा है उसमें से एक भी पार्ट मैंने अभी नहीं लगाया है। यहाँ के आसपास जो मैंने लगाया वो आप मान लो मेरा 1/10 अमाउंट लगा है बस अभी, तो बहुत ही छोटा पैसा यहाँ पे लगा है। मार्केट जैसे गिरेगा मैं अब हर डिप को बाई करने वाला हूँ। बड़े करेक्शन की मैं वेट कर रहा था बहुत साल से, मतलब लगभग 1.5-2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ। बड़ा करेक्शन मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। जो भी छोटे मोटे करेक्शन आते थे तो उसमें छोटे मोटे पैसे डालते, बट अब एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो कि मैं करेक्शंस पे इन्वेस्ट करूंगा। और मेरा जो व्यू रहेगा वो लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो अगर मैं आगे आने वाले 3-4 साल भी मेरा पोर्टफोलियो रेड में रहता है तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो भी पैसा मैं डाल रहा हूँ वो एक्सेस अमाउंट है, उसके लिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो आई विल बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं हर डिप में पैसा डालने वाला हूँ यहाँ पर। इंडिया को लेके मैं बुलिश हूँ। स्टेटमेंट बोलने में बहुत बढ़िया लगता है, आई एम वेरी मच बुलिश अबाउट इंडिया, तो वो वाला सीन है यहाँ पे। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा पैसे की दिक्कत, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं है आपके पास, या फिर आप इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन जब आगे क्लियर होती तब पैसे डालने चाहिए। मतलब इलेक्शंस तक आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हो, इलेक्शंस के बाद आप पैसे डालिएगा। अगर डिप्स में पैसे डालने तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए, बाकी इलेक्शंस के बाद अपना बाकी पैसा लगाएगा सिचुएशन को देखते हुए। तो ये हमारी कंप्लीट एनालिसिस थी। अब इस एनालिसिस में मैंने एक चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया कि कौन जीतने वाला है। तो भाई इलेक्शन जो भी जीते, आप न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। पॉलिटिकल भाषण, मतलब बीजेपी का भाषण सुना तो आके अगले दिन मार्केट में 1 करोड़ की बाइंग कर ली पूरी। भाई बीजेपी जीतने वाली है, मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। फिर केजरीवाल जी जेल से छूट के आए, उनका भाषण सुन लिया, जाके अपना पोर्टफोलियो बेच दिया कि नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी तो छोड़ दो। ऐसे इसके चक्कर में मत पड़िए। पैसा आपका है, पैसे को बचाने की कोशिश करिए, एनालिसिस के बेसिस पे काम करिए। आई थिंक पूरा फंडा आपको क्लियर होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।